अब हम पहले देखते हैं फेब्राइल कन्वर्जन के बारे में। फेब्राइल कन्वर्जन में होता क्या है, जो छोटे बच्चे हैं 5 साल की उम्र के नीचे, उनमें जब भी बुखार आता है, बुखार के साथ साथ उनमें कन्वर्जन भी स्टार्ट हो जाता है। तो हमें पहले कोशिश करना होता है कि कभी उनमें बुखार ना आए, बुखार आने के साथ पैरासीटामोल दिया जाए जिससे बुखार हाथों हाथ नीचे आ जाए। और इसके साथ साथ ट्रीटमेंट के लिए डाइजिपाम रेक्टल रूट के थ्रू दिया जाता है। इन केस रेक्टल रूट के थ्रू ना दे पाए या पॉसिबल ना हो उस टाइम, तो उन बच्चों में आईवी के थ्रू भी हम डाइजिपाम दे सकते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जैसे बुखार आता है तो बुखार उतर जाए और डाइजिपाम देके उसमें कन्वर्जन ना हो। ठीक, अगर किसी बच्चे में लगातार कन्वर्जन होगा तो ये प्रोलॉन्ग हो सकता है, वो बड़े होने के बाद में एक डिजीज बन सकता है। तो इसको नोट करते हैं हम। तो ये हो गया फेब्राइल कन्वर्जन। यहाँ पे होता क्या है, जो छोटे बच्चे हैं 5 साल की उम्र के नीचे, उनमें जब भी फीवर आता है तो फीवर के साथ साथ उनमें कन्वर्जन आना भी स्टार्ट हो जाता है। तो जितनी बार फीवर होगा उतनी बार उनमें सीजर देखा गया है। इसीलिए पैरासीटामोल दिया जाता है जिससे फीवर ना बढ़े और कन्वर्जन ना हो। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि दोबारा से उन बच्चों में सीजर ना आए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जिन बच्चों में लगातार सीजर आ रहा है वो धीरे धीरे क्रोनिक रूप में डेवलप हो जाता है। मीन्स जब वो बड़े हो जाएंगे तब भी उनमें सीजर आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे, रेक्टल रूट से डाइजिपाम दिया जाता है। और इन केस रेक्टल रूट अवेलेबल ना हो तब हम डाइजिपाम आईवी के थ्रू देते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इन्फेंटाइल स्पाज्म के बारे में, जिसको हिप्स रिदमिया भी कहा जाता है। वैसे हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था। यहाँ पे होता क्या है, जो छोटे बच्चे इन्फेंट्स हैं, ठीक है, जो गोदी में घूमते हैं ऐसे, वो वाले बच्चों में देखा जाता है कि अचानक से कभी भी मसल स्पाज्म आ जाता है। मीन्स क्या होता है, जैसे बच्चे के सोए हुए हैं तो अचानक से एकदम ऐसे स्ट्राइक होता है उनका मसल और पूरा स्पाज्म की कंडीशन में आ जाते हैं। तो इनको एपिलेप्सी की क्राइटेरिया में नहीं रखते और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यहाँ पे काम नहीं करते। कोई भी थेरेपी हम यहाँ पे यूज नहीं कर पाते क्योंकि सारे ट्रीटमेंट अप्रोच जनरली फेल हो जाते हैं। कुछ ड्रग जैसे डाइजिपाम, वेलपुरेट, ये थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं बट पूरा कंप्लीट रिलीफ नहीं पहुंचाते। कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो थोड़ा इसमें रिलीफ देते हैं बट हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट भी बहुत हाई हैं। तो इनको नोट करते हैं। तो ये हो गया आपका इन्फेंटाइल स्पाज्म या हिप्स रिदमिया, इसके बारे में आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे स्टेटस एपिलेप्सी के बारे में। अब हम देखते हैं स्टेटस एपिलेप्टिक्स के बारे में। ये एक कंडीशन है जहां पे पर्सन में 30 मिनट या उससे ज्यादा टाइम तक के लिए सीजर रहता है। कई बार देखा गया है कि उस पर्सन में एक या उससे ज्यादा मीन्स 2-3 टाइप के सीजर एक साथ हावी हो जाते हैं और उस पर्सन को बेहोश होने के बाद भी कंटिन्यूअस एक के बाद एक सीजर आना स्टार्ट रहता है। ज्यादातर जनरल टॉनिक क्लोनिक सीजर रहता है और पूरी बॉडी में हैवी शेकिंग होती है। इसकी वजह से एक इमरजेंसी कंडीशन है, उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है या परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। कई बार देखा गया है कि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी स्टेटस एपिलेप्टिक्स होता है। इसीलिए उन पेशेंट में 20 से 50 ml 50% डेक्स्ट्रो सोल्यूशन दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, जिससे उनका हाइपोग्लाइसीमिया करेक्ट किया जा सके। तो इसको हम नोट करते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेटस एपिलेप्टिक्स। यहाँ पे होता क्या है, एक पर्सन में 30 मिनट या उससे ज्यादा टाइम तक के लिए भी सीजर रह सकता है। यहाँ पे देखा गया है कि एक पर्सन में 2 या उससे ज्यादा टाइप के सीजर एक साथ आके हावी हो जाते हैं और बिना होश में आए ही उसमें एक के बाद एक सीजर आना स्टार्ट हो जाता है। ज्यादातर टॉनिक क्लोनिक फेज उसमें रहता है और पूरी बॉडी में जर्किंग होता है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जहां पे उसकी डेथ भी हो सकती है या परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। इन केसेस स्टेटस एपिलेप्टिक्स हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हो तो 20 से 50 ml हम 50% डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन उसको आईवी के थ्रू दे सकते हैं, जिससे उसका हाइपोग्लाइसीमिया ठीक हो सके। तो उसको आप नोट कर लीजिए।
उसके बाद हम देखेंगे क्या ट्रीटमेंट अप्रोच है स्टेटस एपिलेप्टिक्स का। अब हम देखते हैं स्टेटस एपिलेप्टिक्स का ट्रीटमेंट अप्रोच। तो सबसे पहले अगर वो पर्सन घर पे और अचानक से दौरा स्टार्ट हो जाए तो उसको प्रॉपर एयरवेज मेंटेन करके रखना चाहिए और वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे वो एटलीस्ट अच्छे से सांस ले सके। इसके बाद आता है ड्रग्स। तो पहला ड्रग है हमारा लोराज़ेपाम, ये ड्रग ऑफ चॉइस भी है। इसके बाद आता है डायज़ेपाम, उसके बाद आता है फॉस्फेनिटोइन। तो ये कुछ ड्रग है, इन केस जैसे फॉस्फेनिटोइन या लोराज़ेपाम काम ना करे तो दूसरे ड्रग जैसे मिडाजोलाम या प्रोफोल, ये ड्रग दिए जाते हैं जिससे उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इसको नोट करते हैं हम सबसे पहले। तो ये हो गया ट्रीटमेंट अप्रोच, इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे ड्रग्स और उसके डोजेस गिवन है। इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे लोराज़ेपाम एंड फॉस्फेनिटोइन काम नहीं करते। तो इस केस में क्या होता है, जैसे हमने ड्रग दिया और 40 मिनट या उससे ज्यादा टाइम हो जाए फिर भी वो ड्रग काम ना करे, तो इन सब केसेस में मिडाजोलाम या प्रोफोल जैसे ड्रग्स दिए जाते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ साथ हमारा एपिलेप्सी चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।